डी जो है सही उत्तर होगा। देखिए हिमालय की अवस्थिति के कारण, हिमालय की अवस्थिति के कारण यहां से आपकी हवाएं जो हैं वो आती हैं, तो हिमालय के कारण जो है यहां आपका कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट पड़ता है, नो डाउट। लेकिन इधर तो सागर है नहीं, तो हिमालय का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा साथियों? हिमालय का इंपैक्ट कैसे पड़ेगा? सागर तो है नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? जल्दी से बताइए। डी नहीं होगा, डी नहीं होगा, फिर से बता रहे हैं। इसका स्थल आबद्ध के कारण, यानी कि स्थल चारों ओर जो है स्थल होने के कारण आपका सी आंसर हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। देखिए देखिए यहां ध्यान से एक्सप्लेनेशन सुनिएगा, और बार बार कह रहे हैं एक्सप्लेनेशन में ही आंसर होता है। यहां आप ध्यान दीजिए, यहां क्या है? यहां आपका ये हिमालय है, तो हिमालय के कारण अगर महाद्वीपीय इंपैक्ट पड़ता, महाद्वीपीय इंपैक्ट पड़ता, तो याद रखिएगा कैसे महाद्वीपीय लक्षण, यहां सागर रहता, तब ना सागर जो है उसको हिमालय, सागर का हवा को हिमालय रोक देता, तो यहां कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट पड़ता। लेकिन यहां हिमालय के ऊपर भी सागर नहीं है, इधर भी सागर नहीं, इधर भी सागर नहीं है, तो सागरीय इंपैक्ट होगा नहीं होगा? तो हिमालय का इसमें कोई रोल ज्यादा है नहीं। आपका मेन रोल है बिहार का, तो बिहार के एक तरफ जो है आपका नेपाल है, एक तरफ आपका यूपी है, एक तरफ पश्चिम बंगाल है, और एक तरफ जो है आपका झारखंड है। तो ये चारों ओर से जो है आपका भूमि से घिरा हुआ है, इसलिए आपका यहां कॉन्टिनेंटल इंपैक्ट देखने को मिलता है। तो स्थल आबद्ध जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी जो है आपका सही होगा। ठीक है ना? बिल्कुल हिमालय हो सकता था अगर सागर होता तो, लेकिन सागर नहीं है हिमालय के दूसरे तरफ, तो हिमालय कैसे रोक सकता है सागरीय पवन को जब सागर है ही नहीं? तो इसी के लिए हिमालय नहीं होगा। दो प्रकार के जलवायु होते हैं, लक्षण होते हैं, एक महासागरीय और एक महाद्वीपीय। महासागरीय और एक महाद्वीपीय, दो प्रकार के लक्षण होते हैं। याद रखिएगा, इसको हम लोग कहते हैं मरीन इंपैक्ट। क्या कहते हैं? मरीन इफेक्ट। तो ये कहां देखने को मिलता है? तटीय क्षेत्रों में। कहां देखने को मिलता है? तटीय राज्यों में आपको महासागरीय इफेक्ट देखने को मिलता है, मरीन इफेक्ट। और ये अंतरदेशीय, अंतरदेशीय याद रखना है, अंतरदेशीय में आपको अंतरदेशीय राज्यों में ये देखने को मिलता है, जहां सागर काफी दूर है। क्या है? सागर बहुत दूर सागर बहुत दूर है, तो याद रखिएगा सागर बहुत दूर होते हैं। आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, बिहार प्रदेश में ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा किस भाग में होती है? तो याद रखिएगा हिमालय का प्रभाव पड़ेगा। सर प्लीज एक्सप्लेन। देखिए हिमालय का प्रभाव आप पहले समझिए, ठीक है ना? सबसे पहले हमारा बिहार कैसा है? हमारा बिहार ऐसा है, ये हमारा बिहार है। अब बिहार में एक तरफ यूपी है, एक तरफ नेपाल है, और एक तरफ आपका झारखंड है, और एक तरफ बंगाल है। ठीक है ना? बंगाल। और यहां आपका हिमालय है, यहां आपका हिमालय है। ये आपका क्या है? हिमालय। बिहार में केवल इस स्थान से, बाकी ऊपर से आपका हिमालय है। यानी कि आपका नीचे नेपाल है। यहां क्या है? यहां नेपाल है, यहां नेपाल है। ठीक है ना? अब महाद्वीपीय इंपैक्ट, और सागर आपका कहां है? सागर आपका यहां पर है। तो सागर महासागर का प्रभाव किस पर पड़ेगा? बंगाल पे पड़ेगा। किस पे पड़ेगा? बंगाल पे पड़ेगा, बिहार पे ज्यादा नहीं पड़ेगा। अब हिमालय जो है, क्या ये सागर के हवाओं को बिहार में घुसने से रोक दे रहा है? नहीं। तो हिमालय की अवस्थिति जो है ये कैसे प्रभावित करेगी? ये ठंडी हवाओं को न रोकेगी, ये ठंडी हवाओं को रोकेगी, ठंडी हवाओं को। तो ठंडी हवाओं को अगर रोकेगी, तो ये ठंडी हवाएं है ना, नम हवाएं तो नहीं है। नम हवाएं
तो नहीं है, हाँ या ना? नम हवाएं तो नहीं है, ठंडी हवाएं हैं। तो नम हवाएं होंगी तब ना इसे हम लोग मरीन इंपैक्ट कहेंगे, मरीन इफेक्ट कहेंगे। मरीन इफेक्ट किसको कहते हैं? जब सागरीय हवाओं को रोकता, तो हिमालय अगर सागर के हवा को रोकता तब ना ये कारण बनता बिहार के महाद्वीपीय ये प्रभाव का, लक्षण का। लेकिन नेपाल जो है ठंडी शुष्क हवाओं को रोक रहा है, नमी वाले हवाओं को नहीं रोक रहा है, तो हिमालय कैसे कारण बन सकता है? अगर हम गेट पे खड़े हैं और वो गेट से दुश्मन नहीं आया, तो मेरे खड़े होने या ना होने से क्या फर्क पड़ता है? दुश्मन तो किसी और गेट से आया है, तो उस गेट पे कौन है उससे ना फर्क पड़ेगा। यही हम कहना चाहते थे, समझे? इसका आंसर होगा कि बिहार प्रदेश में जो ग्रीष्म काल में सर्वाधिक वर्षा होती है वो सबसे ज्यादा आपके पूर्वी भाग में होती है। ए। देखिए, सागर से मॉनसून हवाएं कैसे प्रवेश करती है? सागर से मॉनसून हवाएं ऐसे प्रवेश करती है। अब आप बताइएगा सबसे पहले कहां प्रवेश करेगी? तो सबसे पहले ये क्षेत्र में प्रवेश करेगी, इसलिए पूर्वी भाग में भी सबसे ज्यादा वर्षा कहां होगा? किशनगंज में होगा। इसी के लिए किशनगंज बिहार का सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। बिहार का सर्वाधिक वर्षा जिला जो है, सर्वाधिक वर्षा, सर्वाधिक याद रखिएगा, वर्षा जिला जो है वो कौन सा हो जाएगा? बिहार का सर्वाधिक वर्षा जिला किशनगंज हो जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा बिहार का बनावट कुछ ऐसा है कि बिहार का ये वाला भाग निकला हुआ है और ये वाला भाग अंदर धंसा हुआ है। तो बिहार में सबसे ज्यादा वर्षा पूर्वी दिशा में होगा और सबसे ज्यादा आपका पूर्वी में भी किशनगंज में होगा। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए यहां देखते हैं। आप देख सकते हैं कि ये है हमारा बिहार, ये है हमारा बिहार है, और बिहार में जो हवाएं हैं वो कैसे प्रवेश कर रही है? तो बिहार में हवाएं अराकान योमा से टकरा करके पूर्वांचल की पहाड़ियों से टकरा करके आ रही है। तो ये बिहार का ये पूर्वी भाग है और ये पश्चिमी भाग है। तो आप खुद बताइए कि कहां सर्वाधिक वर्षा होगा? तो पूर्वी भाग में सर्वाधिक वर्षा होगा। सर्वाधिक वर्षा कहां हो जाएगा? पूर्वी भाग में। क्लियर है? सर्वाधिक वर्षा पूर्वी भाग में हो जाएगा। तो यही था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा अब जल्दी खत्म होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्म काल में बिहार में कौन सा नगर सर्वाधिक गर्म होता है? तो आंख बंद करके गए। तो याद रखिएगा बिहार का सबसे गर्म, बिहार का, याद रखिएगा बिहार का सबसे गर्म जिला, सबसे गर्म जिला कौन है? सबसे गर्म जिला कौन है साथियों? तो सबसे गर्म जिला है आपका बिहार का गया। उसके बाद कौन है? तो बिहार का सबसे ठंडा जिला कौन है? बिहार का सबसे ठंडा जिला, बिहार का सबसे ठंडा जिला है गया। बिहार का सबसे नम जिला कौन है? बिहार का सबसे नम जिला यानी कि वर्षा जिला, वर्षा, वर्षा वाला जिला। तो याद रखिएगा ये है किशनगंज। कौन है? अभी तुरंत बताए थे किशनगंज। कौन है? किशनगंज है साथियों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, प्लीज यहां ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल गर्म और ठंडा दोनों है। अगले क्वेश्चन की ओर, बिहार में शीतकालीन